मार दिया ना एक बच्चे को। और कोटा का शुभ, पता है उसका रिजल्ट आया, मर गया वो लड़का। पता है कौन सा शिफ्ट का था? 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1। लग रहा होगा सुसाइड कर लिया उसने। मर्डर है। हर जगह पे बातें हो रही है इस रिजल्ट को लेकर के कि ये कितना अनफेयर है। तुम सभी जानते हो क्यों ये अनफेयर है। मैं उस पर ज्यादा बात भी नहीं करूंगा। मैं बात सिर्फ उस बात पे करने आया हूं कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इस चीज को जस्टिफाई करने में लगे हैं कि सवाल ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मुझसे ज्यादा जान जाओगे इन चीजों को। मैं तो खुद कहता हूं कि पेपर टफ होने चाहिए, लेकिन इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये क्या कर रखा है, एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रही है, क्या कर रखा है। 31 जनवरी को 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ गए, और वहीं 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में 150 पे 90 परसेंटाइल आ गए। ऐसे सिचुएशन में बच्चा एग्जाम देगा तो वो सुसाइड नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? क्या करवा रहे हो आप लोग? एनटीए में किस थोड़ी सी अकल लेके बैठे हुए हो आप लोग? इस बच्चे पे प्रेशर सोचो। एक दोस्त होगा उसका जो 31 जनवरी को पेपर दे, ये 27 जनवरी को पेपर दे के आया होगा, ये बच्चा, इसने 150 नंबर स्कोर किए। और एक बच्चा होगा जो 31 जनवरी को इसके बाद दे के पेपर आया होगा, उसने भी 150 नंबर स्कोर किए। दोनों दोस्त हैं। अब खुश तो दोनों है। दोनों ने अपनी अपनी मम्मी को बताया, मम्मी 150 नंबर आ रहे, 150 नंबर आ रहे हैं हम दोनों के। मेरा आ रहा है और ये बगल वाले आदित्य का भी आ रहा है। जब रिजल्ट आ रहा है, आदित्य के आगे 99 परसेंटाइल और इस बच्चे के आगे 150 पे 90 परसेंटाइल। ये क्वालिफाई भी नहीं करेगा अगर कट ऑफ आई गई तो। ये मेंटल ट्रॉमा इस बच्चे को समझ रहे हो? जब सेम नंबर पे आसपास के सारे बच्चे, पेपर टफनेस का डिफरेंस होता इतना डिफरेंस कि इसका 99 परसेंटाइल 240 नंबर का होगा। और ये सिर्फ भावनात्मक लग सकता है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग कि नहीं, ये वाला शिफ्ट ज्यादा टफ था तो इसलिए इसलिए इस पे 150 नंबर पे 99 आ गए। ये बहुत इजी था इसलिए 90 परसेंटाइल आ गए। ठीक है, नुकसान किसका होता है वो समझो। ये 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ रहा है, मतलब 99% बच्चे जो इस शिफ्ट में एग्जाम देने गए थे वो 150 नंबर के अंदर समा गए। इसमें जो 99% बच्चे थे वो 240 नंबर के अंदर समा गए। यानी कि इसके हर एक मार्क पे कम बच्चे हैं और इसके हर एक मार्क्स पे ज्यादा बच्चे खड़े हैं। तो अगर इस शिफ्ट में कोई बच्चा नेगेटिव मार्किंग एक सवाल का करके आता है तो उसकी रैंक बहुत पीछे चली जाएगी, और वहीं इस शिफ्ट में कोई बच्चा एक नेगेटिव मार्किंग करके आता है तो उसकी रैंक उतनी पीछे नहीं जाएगी। ये क्या कर रहे हो आप? और ऐसा तो नहीं है कि आपको पेपर बनाना नहीं आता सर। और इसका कुछ नहीं होगा, बच्चा कुछ भी नहीं होगा। मतलब तुम्हें क्या लगता है एनटीए दोबारा एग्जाम कराए? कुछ नहीं कराएगा। मैं बस अपनी भड़ास निकाल रहा हूं। ये जितने भी कोचिंग वाले फॉर्म फिल करवा रहे हैं कि हम मुहिम चलाएंगे, कुछ नहीं चलने वाला, कुछ होता ही नहीं है। उनको करना होगा वो खुद से कर लेंगे। मैं दो तीन तरीके के बच्चे को एड्रेस करने वाला हूं। एक तरीके का बच्चा है वो जो कह रहा है कि रो लो, जस्टिफाई कर लो। ऐसे रोने से कुछ नहीं होता, तैयारी ही कम करोगे तो रिजल्ट खराब नहीं होगा। एक कहानी सुनाता हूं। एक पेंट के फैक्ट्री में एक नया नया मजदूर ज्वाइन करता है। अब नया नया मजदूर ज्वाइन करता है तो वो पेंट का काम करता है, और लंच का जब टाइम होता है तो पेंट की बदबू हाथ से आ रही होती है तो वो नल पे जाता है हाथ धोने। और जब वो हाथ धोने जाता है तो वो पेंट का हाथ धो रहा है, बदबू जा ही नहीं रही। फिर धोता है रगड़ के, फिर भी नहीं जा रही। तो उसके जो पुराने मजदूर थे जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे पहले से, वो कहते हैं धो ले, चल 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 धो ले धो ले, नहीं जाती बदबू, बहुत मैंने कोशिश करी है धो ले। और वो लोग जो पुराने मजदूर थे वो बिना हाथ धोए ही खाना खाने बैठ गए और उनको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। और ये नया वाला मजदूर डर जाता है। फिर वो अपने हाथ को सूंघता है, उससे बदबू आ रही होती है और वो खुश हो जाता है। वो पुराने 5 मजदूर थे ना, उन्होंने भी हाथ धो करके कभी ना कभी बदबू मिटाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने अब समय के साथ कुछ हुआ नहीं तो एक्सेप्ट कर लिया। अब वो सारे नए वाले को ज्ञान देते हैं। तो तुम जो कह रहे हो ना कि इससे कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही पेपर होना चाहिए, नहीं, तुम्हारे हाथ की बदबू चली गई है, तुम यूज टू हो गए हो, गलत तुम्हारे साथ भी हो रहा है, कैंसर तुम्हें भी होगा। और दूसरे तरीके के बच्चे वो हैं जो बच्चे थोड़ा बोलना चाह रहे हैं अपनी चीजों को कि मेरे साथ अनफेयर चीजें हुई हैं, उन्हीं को मूक कर दे रहे हैं। वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं। तुम किसी के
घर को जलते देख के मजाक उड़ा रहे हो? किसी एक एक शेर है ना वो, कि घर को जलकर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे भी तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। जूनियर्स के साथ अनफेयर हुआ, तब ये लोग चुप थे, इनका नंबर अब आया। इनके साथ गलत हो रहा है तो आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। कब तक? कब तक अपने ही पीयर में एक सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखाओगे? मैं बहुत छोटा इंसान हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, जबकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब रामायण का युद्ध हो रहा था, राम जी रावण को मारने जा रहे थे, लेकिन बगल से एक गिलहरी थी, वो भी कंकड़ डाल रही थी समंदर में। मैं नहीं मेन लीड में आ पाता, क्योंकि मैं नहीं हूं उतना बड़ा इंसान अभी कि मेरी बातें डायरेक्ट सुनी जाएंगी। लेकिन मैं वो गिलहरी बन सकता हूं जो सही युद्ध में एक कंकड़ डाल देगा छोटा सा। तो ये तो सोचना ही मत कि तुम्हारे बोलने से क्या होगा। अरे बोलो, सुनी जाएगी बात, रिक्वेस्टफुल तरीके से बोलो। इस एग्जाम का तो कुछ नहीं होगा, इसका रिजल्ट आ गया, आ गया, आगे से सुधार हो सकती है चीजें। वो बच्चा शुभ कोटा का मर गया रिजल्ट देख करके, उसके पेरेंट्स जब ये सारी चीजें एनालिसिस देख रहे होंगे तो उनको कितना गिल्ट हो रहा होगा कि बस शुभ बेटा तू एक दिन बच जाता, तुझे पता चलता कि तेरे साथ गलत हुआ है, तूने गलत नहीं किया है, तूने कम पढ़ाई नहीं की। चुप नहीं रहना बच्चा, तुम्हें बोलना होगा हर जगह। जो बड़े कोचिंग वाले हैं वो सारी चीजें जो कर रहे हैं, इस एग्जाम का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे के लिए वो जो भी एक्शन लेंगे उनमें सपोर्ट करना उन्हें। चुप बैठोगे, अगला नंबर आपका है। और याद रखना, महाभारत की लड़ाई में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो बहुत सारे लोग चुप बैठे थे सभा में। द्रौपदी के चीरहरण पे जो जो चुप पाए जाएंगे, इतिहास के कालखंड में वो सब कायर कहलाएंगे, और तुम कायर नहीं हो।